लाइफ में आपको किसी चीज या किसी बात का रिग्रेट यानी कि पछतावा हुआ है? क्या आपको कुछ ऐसा करने पर पछतावा हुआ है जो आपने किया हो, या ऐसा भी जो कुछ आपने नहीं किया? आपको खुद के लिए खराब महसूस होता होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हम पछतावा महसूस करते ही क्यों हैं? और अगर हम पछतावे से हमें खराब महसूस होता है तो हमें पछतावा होता ही क्यों है? अगर ये सारे सवाल आपके हैं तो आज आपको इस समरी में ये सारे जवाब मिलने वाले हैं। आज की इस समरी से आप सीखेंगे कि पछतावा हमारे इंसान होने का एक हिस्सा है। ये हमें अपने व्यवहार को बदलने, सही फैसले लेने और हमारी जिंदगी का मतलब ढूंढने में मदद करता है। आप सीखेंगे कि आपको पछतावे से कैसे डील करना है। इस समरी में कुछ कहानियां और रिसर्च स्टडीज है जो कि पछतावे की ताकत को साबित करेंगे। तो आइए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी द पावर ऑफ रिग्रेट बाय डैनियल बैंक। शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर में दी हुई स्टोरी से, द नॉनसेंस ऑफ नो रिग्रेट्स। एक दिन अक्टूबर 1960 में चार्ल्स ड्यूमोंट मशहूर फ्रेंच सिंगर एडिथ पियाफ के आलीशान अपार्टमेंट में पहुंचे। ड्यूमोंट नर्वस थे। वे बीफक्रेस में अपना नया कंपोजिशन लेकर आए थे। पियाफ दुनिया के सबसे फेमस एंटरटेनर्स में से एक थे, लेकिन 44 साल की उम्र में ही उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। एडिक्शन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल ने उनके शरीर को खराब कर दिया था। कुछ महीनों पहले वो लीवर खराब होने के कारण कोमा में थी, लेकिन उनकी खराब तबीयत के बावजूद भी पियाफ के साथ काम करना बहुत मुश्किल था। वो काफी गुस्सैल थी। उनके हिसाब से ड्यूमोंट एक एवरेज कंपोजर थे। उस रात पियाफ ने ड्यूमोंट से मिलने के लिए मना कर दिया। वो लिविंग रूम में कई घंटे इंतजार करते रहे, लेकिन सोने जाने से पहले पियाफ ड्यूमोंट से मिलने आई और कहा कि वो सिर्फ एक गाना ही सुनेंगी। ड्यूमोंट ने पियानो बजाना शुरू किया और गाने के लिरिक्स गुनगुनाने लगे, जो कुछ इस तरह से थे, नॉन जीना रिग्रेटरी। फ्रेंच में इसका मतलब है कुछ भी नहीं, नहीं मुझे कोई भी पछतावा नहीं। गाना सुनकर पियाफ जैसे उसमें खो सी गई। उन्होंने ड्यूमोंट को वो गाना फिर से गाने को कहा। ड्यूमोंट घंटों तक वो गाना बार बार बजाते रहे। पियाफ ने मशहूर कॉन्सर्ट वेन्यू एल ओलंपिया के डायरेक्टर को ये गाना सुनने के लिए बुलाया। कुछ हफ्ते बाद पियाफ फ्रेंच टेलीविजन पर दिखाई दी। दिसंबर में उन्होंने ये गाना एल ओलंपिया में परफॉर्म किया था। इस कॉन्सर्ट से उस वेन्यू यानी जगह को फाइनेंशियल तंगी से उबरने में मदद की। जीना रिग्रेटरी की 1 बिलियन कॉपी बिकी। इस गाने के बाद पियाफ एक आइकन बन गई थी और इसके 3 साल बाद वो गुजर गई। बहुत से लोगों को लगता है कि पछतावा एक बेवकूफाना चीज है। आपको पछतावे को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। पछतावा हमें खराब महसूस कराता है, इसलिए पियाफ की तरह बहुत से फेमस आइकन ये दावा करते हैं कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है। मुझे कोई पछतावा नहीं है, ये लाइन बॉब डिलन, जॉन ट्रेवोल्टा, टोनी रॉबिन्स और यहाँ तक कि एंजेलिना जोली ने भी कही है। दुनिया भर में कई लोगों ने अपने शरीर पर नो रिग्रेट्स का टैटू बनवाया है। नो रिग्रेट्स कई गानों और सेल्फ हेल्प बुक्स का टाइटल भी है। कोई पछतावा ना होना सही लगता है, यकीन दिलाने वाला लगता है, लेकिन इसके साथ ही एक प्रॉब्लम है कि ये माइंडसेट ही गलत है। पछतावा इंसान होने का ही हिस्सा है। आपको इससे भागने या इसके लिए बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। पछतावा आपको बेहतर फैसले लेने में, खुद को बेहतर बनाने में और जिंदगी को एक मतलब देने में मदद करता है। यह सालों से रिसर्चर्स द्वारा की गई स्टडीज ने साबित किया है। हम इन स्टडीज के बारे में आगे और भी बात करेंगे। इस समरी का गोल है आपको पछतावे को एक अलग नजरिए से दिखाना। पछतावा एक ऐसी चीज है जिसको आपको अपनाना चाहिए और खुद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, व्हाई रिग्रेट्स मेक्स अस ह्यूमन। हम पछतावा महसूस करते हैं क्योंकि हम में 2 ऐसी खास एबिलिटीज है जो सिर्फ इंसानों में ही होती है। पहली, हम अपने दिमाग में पास्ट और फ्यूचर दोनों जगह जा सकते हैं। दूसरी एबिलिटी यह है कि हम ऐसी घटनाओं की भी कहानियां बना सकते हैं जो कभी हुई ही नहीं है। जैसे वर्जीनिया की एक 52 साल की औरत के पछतावे को ही ले लीजिए। उन्होंने कहा कि काश मुझे जिस फील्ड में ग्रेजुएशन करने की इच्छा थी उस इच्छा को मैंने पूरा किया होता।
इसके बजाय मैंने वो मान लिया जो मेरे पिता चाहते थे और प्रोग्राम से बाहर हो गई। मेरी जिंदगी कुछ और ही होती, मैं कुछ और ज्यादा संतुष्ट होती और मुझे कुछ बड़ा अचीव करने का एहसास होता। उस औरत ने हमें पास्ट में जाने की यूनिक एबिलिटी को बहुत अच्छे से दिखाया। उन्होंने एक ऐसा अल्टरनेटिव बनाया जहां उसने अपने पिता की इच्छा फॉलो करने के बजाय अपनी इच्छा पूरी की। उन्होंने एक ऐसा फ्यूचर इमेजिन किया जहां पर वो अपने कैरियर से ज्यादा सेटिस्फाइड थी। सिर्फ इंसान ही है जो ये पछतावा महसूस कर सकता है। एक इंसान जो पछतावा महसूस नहीं कर सकता, या तो उसे कोई दिमागी प्रॉब्लम है या फिर उसे दिमागी चोट लग गई है। 2004 में की गई एक स्टडी में कॉग्निटिव साइंटिस्ट पछतावे को स्टडी करने के लिए एक गैम्बलिंग गेम का इस्तेमाल कर रहे थे। उनके पास 2 डिजिटल रोलेट गेम थे जिन्हें पार्टिसिपेंट्स को एक कंप्यूटर के जरिए स्पिन करना था। पार्टिसिपेंट उनमें से बस एक रोलेट को चुन सकते थे। रिजल्ट के हिसाब से वो पैसे जीत सकते थे या हार सकते थे। वो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने पैसा हारा था उन्हें बुरा महसूस हो रहा था, लेकिन उन पार्टिसिपेंट्स ने जिन्होंने पैसा हारा था, जब उन्हें यह पता चला कि अगर वो दूसरा रोलेट चुनते तो वो पैसे जीत जाते, तो उन्हें और भी ज्यादा खराब महसूस हो रहा था। इन पार्टिसिपेंट ने पछतावा महसूस किया था, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट को बिल्कुल भी पछतावा नहीं हुआ। यह जानकर कि वो जीत सकते थे उन्हें बुरा महसूस नहीं हुआ। ये लोग असल में पेशेंट्स थे जिनके ब्रेन के ऑर्बिट ऑफ फ्रंटल कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम थी। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं। कई स्टडीज में पार्टिसिपेंट्स के सामने इस तरह के सिनेरियोज रखे गए हैं। मारिया की तबीयत एक ऐसे रेस्टोरेंट का खाना खाकर खराब हो गई जहां वो अक्सर जाती थी। ऐना की तबीयत एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाकर खराब हुई जहां वो पहली बार गई थी। दोनों में से किसे रेस्टोरेंट चुनने का पछतावा ज्यादा होगा, मारिया को, ऐना को? साधारण इंसान इसका जवाब फट से देंगे कि वो ऐना है, लेकिन वो लोग जिन्हें पार्किंसंस डिजीज और हंटिंगन्स डिजीज है वो जवाब का बस अंदाजा लगा पाए। उन्होंने मारिया और ऐना के बीच में अंतर साफ दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही शिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स के साथ भी होता है। उनकी बीमारी के कारण उनकी रीजनिंग यानी कि समझने की शक्ति पर असर पड़ता है। वो पछतावे ना तो समझ सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। हमारी मेंटली टाइम ट्रेवल करने की और किसी घटना को अलग रूप से देखने की एबिलिटी हमें पछतावा महसूस कराती है। हमें उन फैक्टर्स के ऊपर भी बात करनी चाहिए जो पछतावे को दुख और फ्रस्ट्रेशन जैसे दूसरे नेगेटिव इमोशन से अलग करते हैं। पहला फैक्टर है, जब हमें पछतावा होता है तब हम कंपेयर करते हैं। चलिए उस 52 साल की औरत के बारे में दोबारा बात करते हैं। वो दुखी या निराश महसूस कर सकती है क्योंकि उन्होंने खुद अपनी पसंद की चीजें करने के बजाय वो किया जो उनके पिता चाहते थे। लेकिन वो पछतावा इसलिए महसूस कर पाए क्योंकि उन्होंने अपने प्रेजेंट को अपने उस प्रेजेंट से कंपेयर किया जो उनकी अपनी पसंद की चीज करने से होता है। दूसरा, हम ब्लेम का अनुभव करते हैं। पछतावा हमें खुद की गलतियों के लिए होता है, दूसरे की गलतियों के लिए नहीं। उन्हें पछतावा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो जानती थी कि उनके पास अपने पिता की बात न मानने का ऑप्शन था। वह दूसरे डिसीजन और एक्शन ले सकती थी। उन्हें पछतावा इसलिए हो रहा था क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी तकलीफ का कारण वो खुद है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए मान लीजिए कि आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स टीम चैंपियनशिप नहीं जीत पाई। उनके नहीं जीतने से आप निराश महसूस करेंगे, लेकिन आप पछतावा महसूस नहीं करेंगे क्योंकि ना तो आप टीम के कोच हैं और ना ही उस टीम के मेंबर। आपको पछतावा तब होता है जब आपने उस गेम पर बैट लगाई होती। पछतावे को डिफाइन करना मुश्किल है क्योंकि ये कोई चीज नहीं है, प्रोसेस है। अब आप समझ गए हैं कि यह पछतावा क्यों एक ह्यूमन इमोशन है। तो इसी को समझने के साथ ही बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, एटलीस्ट एंड इफ ओनलीज। रियो द जेनेरियो में 2016 में समर ओलंपिक्स हो रहा था। औरतों का इंडिविजुअल साइकिलिंग रेस सबसे मुश्किल गेम्स में से एक था। रेस कोर्स 140 किलोमीटर लंबा था। साइकिलिस्ट को बहुत से खड़े उतार चढ़ाव से होकर गुजरना था। टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गर्म था। तेज धूप से सड़कें जैसे तप रही थी। 3 औरतें बाकी सबको पीछे छोड़ती हुई फिनिश लाइन की ओर बढ़ रही थी। नीदरलैंड की एना वेदर वेगन फर्स्ट थी।
स्वीडन की एमा जॉनसन के बाद थी, उसके बाद एलिसा वोर्गिनी थी। उन सभी ने ओलंपिक में मेडल जीत लिया था। सोचिए उनके चेहरे पर कैसे हाव भाव या भावनाएं रही होंगी। सोचिए कि घंटों की कमर तोड़ ट्रेनिंग के बाद वो कैसा महसूस कर रही थी। चार्ल्स डार्विन और कई साइंटिस्ट ने यह बताया है कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन यानी हमारे चेहरे के हाव भाव हमारे इमोशंस को कैसे बताते हैं। हम अक्सर जो महसूस कर रहे होते हैं उसे छुपाना चाहते हैं। हम हमेशा खुद को ठीक दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे भले ही हम अंदर से टूटे हुए हों। हम निराशा में भी खुद को खुश दिखाने की कोशिश करते हैं। उन 3 ओलंपिक विनर्स का चेहरा उनके इमोशंस को दिखा रहा था। एक बार उनके चेहरे को फिर से इमेजिन कीजिए। उनमें कौन खुश, कौन ज्यादा खुश और कौन सबसे ज्यादा खुश दिख रही है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि तीसरे नंबर पर आने वाली खुश, दूसरे नंबर पर आने वाली और खुश और फर्स्ट पर आने वाली सबसे ज्यादा खुश होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। अवार्ड सेरेमनी के बाद ली गई फोटो में एलिसा, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वो सिल्वर मेडल जीतने वाली एमा से ज्यादा खुश थी। एलिसा की आंखों के किनारे रिंकल्स यानी लकीरें पड़ रही थी। उनकी बड़ी मुस्कुराहट से उनके दांत दिख रहे थे, जबकि एमा की भौहें तनी हुई थी। वो होठ बंद किए हुए बस थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी। आइए काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग नाम के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। ये हमारी एबिलिटी है जिसमें हम ऐसी घटनाओं को इमेजिन कर सकते हैं जो असल में हुए फैक्ट से अलग होता है। काउंटर फैक्चुअल के 2 प्रकार। पहला ये सोचना कि जो हुआ है उससे कुछ ज्यादा बदतर भी हो सकता था। इसमें एटलीस्ट यानी कम से कम स्टेटमेंट शामिल होता है, जैसे फाइनल एग्जाम में मेरे नंबर खराब आए लेकिन एटलीस्ट मैं पास हो गया। दूसरा काउंटर फैक्चुअल है ऐसी चीजों के बारे में सोचना जो बेहतर हो सकती थी। इसमें इफ ओनली यानी कि सिर्फ अगर स्टेटमेंट होता है, जैसे कि सिर्फ अगर मैं थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ता तो मेरे नंबर बेहतर हो सकते थे। ईयर 2020 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के रिसर्चर्स ने 60 देशों से 140 स्पोर्ट्स के 400 एथलीट्स के फोटोज इकट्ठा किए। उन्होंने उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को एनालाइज करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल किया। उसका रिजल्ट ये निकला कि गोल्ड मेडलिस्ट सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे थे, लेकिन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सिल्वर मेडलिस्ट से ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। 2016 के रियो रोड रेज के बाद एलिसा ने, जो कि ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी, अपनी बाइक से उतरकर अपने फ्रेंड्स और फैमिली को गले लगा लिया, जबकि एमा, जो कि सिल्वर मेडलिस्ट थी, उन्होंने अपना चेहरा छुपा लिया और चुपचाप अपने पति के पास चली गई। अनाउंसर ने कहा कि अगर 100 मीटर और होते तो एमा जीत जाती। ये बस इफ ओनली यानी सिर्फ अगर कहने का एक तरीका था। एटलीस्ट यानी कम से कम कहना हमें अच्छा महसूस कराता है। ये हमें आराम और सांत्वना देता है। मुझे प्रमोशन नहीं मिला लेकिन एटलीस्ट मुझे जॉब से निकाला नहीं गया। वहीं दूसरी ओर इफ ओनली कहना हमें बुरा महसूस कराता है। ये हमारे लिए स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन लाता है। इफ ओनली या सिर्फ अगर मैंने इंटरव्यू के लिए थोड़ी और मेहनत की होती तो मुझे जॉब मिल जाती। एक लॉजिकल सी बात होती है कि लोग इफ ओनली से ज्यादा एटलीस्ट कहना चुनेंगे। आखिरकार हम सब खुशी चाहते हैं और दर्द से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रिसर्चर्स ने लोगों को एक डायरी रखने के लिए कहा और यह जानने के लिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है उन्हें रेंडमली मैसेज किया। उन्हें पता चला कि 80% बार लोग इफ ओनली का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ मुसीबत के समय ही लोगों ने कुछ अलग कहा था, जैसे इस दुर्घटना में भले ही हमने अपना सामान खो दिया लेकिन एटलीस्ट हम जिंदा हैं। लेकिन हम अपने रोजमर्रा के अनुभव में ज्यादातर इफ ओनली का इस्तेमाल करते हैं। हमारा ब्रेन इसी तरह से काम करता है। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम क्यों अपनी गलतियों के बारे में सोचकर खुद को चोट पहुंचाते हैं? क्या हमें खुद को चोट पहुंचाकर खुशी मिलती है? खैर, पछतावा हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। एटलीस्ट काउंटर फैक्चुअल्स हमें उस समय के लिए अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन फ्यूचर में हमारे परफॉर्मेंस या फैसलों को बेहतर नहीं बनाते। इफ ओनली काउंटर फैक्चुअल्स हमें बुरा महसूस करवाते हैं, लेकिन आगे चलकर वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। पछतावे अल्टीमेट इफ ओनली है। पछतावे हमें आज खराब महसूस करवाकर हमें कल को बेहतर करने में मदद करते हैं। Why regrets makes us better? क्या आपने कभी अपना समय, पैसा या एफर्ट इन्वेस्ट करके लगातार खराब फैसले लिए हैं?
सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ये नहीं मानना चाहते थे कि आप हार रहे हैं। क्या आपने टेक्निक बदलने के बजाय लगातार किसी चीज पर काम जारी रखा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने पहले से उसमें काफी कुछ लगा दिया है? क्या आपने एक टूटे हुए रिश्ते को फिर से ठीक करने की कोशिश की है क्योंकि आपने उसमें सालों लगाए हैं? हम किसी चीज से इतने ज्यादा जुड़े हुए और कमिटेड होते हैं कि हम एक सी गलतियां बार बार दोहराते हैं। पछतावा ऐसा होने से रोकता है। पछतावे के 3 फायदे हैं। ये आपके फैसलों को बेहतर बना सकता है, यह आपके परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकता है और आप जो कर रहे हैं उसे यह और ज्यादा मीनिंगफुल बना सकता है। चलिए इन फायदों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला, पछतावे हमारे फैसलों को बेहतर बनाते हैं। मान लीजिए कि आपने एक गिटार खरीदा जिसे आप कभी कभार ही इस्तेमाल करते हैं। अभी ये बस आपके रूम में रखा हुआ जगह घेर रहा है और आपको पैसे की जरूरत आन पड़ी है। इत्तेफाक से आपकी फ्रेंड मारिया को एक सेकेंड हैंड गिटार की जरूरत है। उसने आपसे पूछा कि आप उसे वो गिटार कितने में बेचेंगे। मान लीजिए कि आपने उस गिटार के लिए $500 भी दिए थे, तो भी $300 इसके लिए अच्छी कीमत है। लेकिन मारिया उतना देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उसे $225 में देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आप मारिया को यह बताते हैं तो वो तुरंत तैयार हो जाती है और आपको पैसे दे देती है। अब क्या आपको पछतावा होगा? जब लोग आपकी पहली ऑफर बिना हिचकिचाहट के मान लेते हैं तो आप खुद पर और बड़ी अमाउंट ना मांगने के लिए गुस्सा करते हैं। ऐसी सिचुएशन में अपने पछतावे को मानना आपको फ्यूचर में बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 7 सोशल साइकोलॉजिस्ट ने एक नेगोशिएटर्स के ग्रुप को स्टडी किया। ये ऐसे नेगोशिएटर्स थे जिनका पहला ऑफर ही स्वीकार कर लिया गया था। साइकोलॉजिस्ट ने नेगोशिएटर्स से ये रेट करने के लिए कहा कि अगर वो इससे ज्यादा ऑफर का देते तो वो कितना अच्छा कर सकते थे। जिस नेगोशिएटर का पछतावा जितना बड़ा था उसने उतना ही ज्यादा समय अपनी अगली डील को तैयार करने में लगाया। पछतावे का दर्द हमें स्लो कर देता है। हम और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और भी ज्यादा ऑप्शन खोजते हैं। हमारे पास फैसले लेने के लिए और भी ज्यादा समय होता है क्योंकि हम और भी ज्यादा सावधान होते हैं कि हम वही गलती दोबारा ना दोहराएं। इस बुक के ऑथर और उनके कलीग द्वारा किए गए वर्ल्ड रिग्रेट सर्वे में एक मां ने अपना पछतावा शेयर किया था। उस मां ने कहा कि जब मेरी बेटी 5 साल की थी तो मैं उस पर जोर से चिल्लाई थी। हम स्कूल के रास्ते में थे जब उसने अपनी यूनिफॉर्म पर जूस गिरा दिया था। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा थी और मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। मेरी बेटी रो रही थी और मैंने कपड़े पर लगे सिर्फ एक दाग के लिए उसे चोट पहुंचाई थी। इस घटना के बाद मैं उस पर दोबारा कभी नहीं चिल्लाई। मैंने अपनी गलती से सीखा, लेकिन मैं अब भी चाहती हूं कि मैं समय में पीछे जाकर मैंने जो किया था उसे बदल पाऊं। पछतावे का दूसरा फायदा यह है कि यह आपके परफॉर्मेंस को बेहतर बना देता है। साइकोलॉजिस्ट अक्सर अपने रिसर्च में एनाग्राम का इस्तेमाल करते हैं। एनाग्राम्स ये शब्दों के एक सेट से कॉम्बिनेशन खोजने से एक इंसान के दिमाग के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। जैसे अगर आप इस क्लियर वेंस मैश एट पूल सेंटेंस के लेटर्स को अरेंज करें तो आपको साइकोलॉजिस्ट लव एनाग्राम्स मिलेगा। सोशल साइकोलॉजिस्ट कीथ मार्कमैन ने पार्टिसिपेंट के ग्रुप को 10 एनाग्राम सॉल्व करने के लिए दिए। उन्होंने उन्हें बताया कि इससे उन्हें ग्रेड दिया जाएगा। कुछ समय बाद मार्कमैन पार्टिसिपेंट से कहा कि वो मौजूद शब्दों में से सिर्फ आधे ही खोज पाए। उन्होंने पार्टिसिपेंट के अंदर पछतावा पैदा किया। मार्कमैन ने उनसे अपने परफॉर्मेंस के बारे में और उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं ये सोचने के लिए कहा। पार्टिसिपेंट का दिमाग इफ ओनली से भर गया। उन्हें दूसरे ग्रुप से भी ज्यादा खराब महसूस हुआ जिन्हें एटलीस्ट सोचने के बारे में कहा गया था। जैसे एटलीस्ट मैंने आधे जवाब सही खोजे। दिलचस्प बात तो यह है कि एनाग्राम के अगले सेट में वो पार्टिसिपेंट जिन्होंने पछतावा महसूस किया था उन्होंने ज्यादा पजल सॉल्व किए हैं और उस काम में लंबे समय तक लगे रहे और बाकी सबसे अच्छा परफॉर्म किया। कीथ मार्कमैन के द्वारा किए गए एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेंट से कंप्यूटर में ब्लैक जैक खेलने को कहा। उन्होंने एक ग्रुप से कहा कि एक राउंड खेलने के बाद उनका काम पूरा हो जाएगा। दूसरे ग्रुप से मार्कमैन ने कहा कि पहला राउंड खत्म होने के बाद भी उनका खेल जारी रहेगा। जिन पार्टिसिपेंट्स को पता था कि वे फिर से खेलेंगे उनके पास पहले राउंड के बाद रुक जाने वालों के पार्टिसिपेंट के मुकाबले ज्यादा योफनली था।
उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी पर और बहुत ज़्यादा या बहुत कम रिस्क लेने पर पछतावा हुआ। वहीं पहले ग्रुप को बुरा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि एटलीस्ट मैंने और ज़्यादा पैसे नहीं हारे। दूसरे ग्रुप को पछतावा हुआ क्योंकि उन्हें अगले राउंड में बेहतर परफॉर्म करना था। पहले ग्रुप को पता था कि उन्हें आगे और नहीं खेलना है, इसलिए वो अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड थे। पछतावे का तीसरा फायदा यह है कि ये मीनिंग को बढ़ा देता है। एवी हेंडरसन वर्ल्ड रिग्रेट सर्वे के पार्टिसिपेंट्स में से एक है। वो 29 साल की राइटर है। वो एरिज़ोना में पली बढ़ी है, लेकिन सर्दियों के मौसम में ठंड से बचने के लिए उनका पूरा परिवार उनके नाना नानी के यहाँ इंडियाना चला जाता है। उनके दोनों ही पेरेंट्स काम करते थे। एवी एक चुप रहने वाली बच्ची थी, तो स्कूल के बाद वह खुद के साथ समय बिताना एंजॉय करती थी। लेकिन इंडियाना में उनकी नानी हमेशा उनके घर आने का इंतजार करती थी और उनसे पूछती थी कि उनका दिन कैसे बीता। एवी इस बात से चिढ़ने लगी थी। उन्होंने अपनी नानी की तरफ से हो रही कनेक्शन की कोशिशों को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब उन्हें इसका पछतावा है। उनका सबसे बड़ा पछतावा यह है कि अपने नाना नानी की जिंदगी की कहानी को न जान पाना। इसलिए जब उनके पिता 70 साल के हुए तो उन्होंने उन्हें स्टोरी वर्थ का सब्सक्रिप्शन खरीदने कर दे दिया। हर हफ्ते वो सर्वे ईमेल के जरिए सवाल पूछती थी, जैसे आपके बचपन की सबसे अच्छी याद कौन सी है, या आपको अपनी माँ की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है। ईमेल पाने वालों को इसका जवाब एक कहानी के रूप में देना होता था। 1 साल बाद स्टोरी वर्थ सब कहानियों को मिलाकर उसे एक बुक के रूप में प्रिंट करती थी। एवी अपने पिता को और करीब से जानना चाहती थी। एवी ने कहा कि मैं अब और ज्यादा मीनिंग खोजती हूँ, मैं अब और ज्यादा कनेक्शन खोजती हूँ। मैं वह पछतावा दोबारा महसूस नहीं करना चाहती जो मैंने अपने नाना नानी के मरने पर महसूस किया था। मैं अपने पेरेंट्स से जुड़ने का मौका नहीं खोना चाहती। पछतावे की करवाहट के कारण जिंदगी और भी ज्यादा मीठी हो जाती है। हमें तब तक ये पता नहीं चलता कि कोई चीज कितना मायने रखती है जब तक हम उसे खो न दें। पछतावे के कारण हमारे साथ दोबारा ऐसा नहीं होता है। एवी का अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा रिश्ता है क्योंकि उन्होंने अपने नाना नानी के मरने पर पछतावा महसूस किया था। नेक्स्ट चैप्टर है अनडूइंग एंड एटलिस्टिंग। पिछले चैप्टर्स में हमने जाना कि पछतावा क्यों जरूरी है। बाकी के चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे कि पछतावे से डील कैसे करना है। जेफ 29 साल की उम्र में आर्मी में भर्ती हुए। उस कैंप में वो सबसे ज्यादा उम्र के कैडेट थे। वो अपने ड्रिल सर्जेंट से भी ज्यादा उम्र के थे। वो वहां फिट होने के लिए बेताब थे, इसलिए एक रात बेस से निकलकर टैटू बनवा लिया। वो अपने साथियों को इम्प्रेस करना चाहते थे, इसलिए वो एक ऐसा टैटू बनवाना चाहते थे जो ताकत और हिम्मत का सिंबल हो। उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड पर टैटू बनवाया क्योंकि राइफल चलाते समय उन्हें उसी हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता था। जेफ ने टैटू आर्टिस्ट के कंप्यूटर से पेपरिस फॉन्ट चुना और लिखवाया नो रिग्रेट्स, यानी कोई पछतावा नहीं। जेफ मिलिट्री में 10 साल तक रहे। उसके बाद वो कोलोराडो में फायर फाइटर के रूप में काम करने लगे। उसी समय उनका और उनकी पत्नी का तलाक हो गया। उनकी खराब शादीशुदा जिंदगी ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत से पछतावे हैं। उन्हें कॉलेज खत्म ना करने का पछतावा था। उन्हें अपने फैशन एक्टिंग को फॉलो ना करने का पछतावा था। उन्हें अपनी बीवी को तलाक देने का पछतावा था। जेफ को पता था कि उनके हाथ में बना हुआ टैटू सच नहीं है। उन्होंने पेपरिस जैसे खराब फॉन्ट को चुना था। उन्होंने कहा कि उन्हें पछतावा है। हालांकि इससे उन्हें अच्छा तो महसूस नहीं होता, लेकिन वो उन्हें मोटिवेट करती थी। उन्हें पछतावा उन लोगों से ज्यादा अच्छा लगता है जो कहते हैं नो रिग्रेट्स या आई डोंट हैव रिग्रेट्स, यानी मुझे किसी चीज का पछतावा नहीं है। अपने पछतावे के कारण जेफ कोलोराडो से कोलोनिया चले गए। अब वो एक्टर के रूप में काम करते हैं और उन्होंने अपना नो रिग्रेट्स वाला टैटू हटवाने का फैसला किया है। उसे निकलवाने के सेशन बहुत ही लंबे थे। उन्हें बेहद दर्द भी हुआ और काफी पैसा भी खर्च करना पड़ा। लेकिन जेफ अपने टैटू को अब एक चोट की तरह देखते हैं। वो कहते हैं कि कम से कम मैंने बड़े फॉन्ट वाला टैटू तो नहीं बनवाया। पछतावे 2 तरह के होते हैं, वो है एक्शन रिग्रेट्स और इनएक्शन रिग्रेट्स। एक्शन रिग्रेट्स उन चीजों को लेकर होता है जो आपने की है, जबकि इन एक्शन रिग्रेट्स उन चीजों को लेकर होता है जो आपने नहीं की है। पछतावा 1 के बारे में आप क्या कर सकते हैं? अपनी की हुई चीजों को ठीक करने के लिए आप माफी मांग सकते हैं या अपनी गलती सुधार सकते हैं।
अच्छा महसूस करने के लिए आप एटलीस्ट यानी कि कम से कम के बारे में सोच सकते हैं। पहला स्टेप है अंडू करना। मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त के चेहरे पर एक तमाचा मारा या किसी मरे हुए इंसान के बारे में उसके फ्यूनरल में कुछ बुरा कहा। आपने जो किया उसके लिए आपको बेहद खराब महसूस हो सकता है। एक्शन रिग्रेट बिना सोचे समझे तुरंत किए गए कामों से आता है जो हमने स्ट्रॉन्ग इमोशंस के कारण किया था। दूसरी ओर इन एक्शन रिग्रेट्स ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट होते हैं यानी ख्याल में होते हैं। उन्हें लेकर हमारे अंदर गहरे इमोशंस नहीं होते। जैसे आपको हाई स्कूल में अच्छे से ना पढ़ने का पछतावा है, लेकिन अब आपकी उम्र 20 से ज्यादा है और आप पीछे जाकर फिर से टीनेजर नहीं बन सकते। यह एक इन एक्शन रिग्रेट है। वहीं एक्शन रिग्रेट्स के कुछ एग्जाम्पल है। अपने लाइफ पार्टनर से चीट करना, क्लासमेट को बुली करना या को वर्कर की इंसल्ट करना। आप यहाँ पर माफी मांग सकते हैं। सॉरी बोलकर आपने जो गलत किया है उसे मान सकते हैं। अगर सामने वाला आपकी माफी एक्सेप्ट करता है तो आपका पछतावा कम हो जाता है। जो हो गया है आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन खुद से सवाल करके आप सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो क्या आप उनसे माफी मांग सकते हैं या उनके लिए कुछ कर सकते हैं? अगर आप खुद को तकलीफ पहुंचाते हैं तो क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं? जैसे आप अपने उधार चुकाना शुरू कर सकते हैं या अपने काम में और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। अगर जो हुआ उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है तो दूसरे मौके भी हैं। स्टेप 2, एटलीस्ट यानी कम से कम कहिए। यह ऑथर की स्टोरी है। कॉलेज के बाहर डेनियल पिंक लॉ स्कूल गए थे, जिसका उन्हें पछतावा है। सिर्फ अगर उन्होंने इसके बारे में सोचा होता या कोई दूसरा रास्ता निकाल लिया होता तो उन्हें अपने काम से पहले साल में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि वो अपनी पत्नी से लॉ स्कूल में मिले थे। डैनियल बीते हुए समय में वापस नहीं जा सकते, लेकिन अपनी सोच को सिर्फ अगर यानी कि कम से कम एटलीस्ट में ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि भले ही लॉ स्कूल जाना उनकी गलती थी, लेकिन कम से कम वो वहां अपनी पत्नी से मिले। एटलीस्ट फ्यूचर में हमारा बिहेवियर या परफॉर्मेंस बेहतर नहीं करती, लेकिन यह हमें प्रेजेंट में अच्छा महसूस कराने में मदद करती है। जैसे वर्ल्ड रिग्रेट सर्वे में बहुत सी औरतों ने जवाब दिया कि उन्हें सबसे ज्यादा पछतावा उनके एक्स हस्बैंड से शादी करने का है। लेकिन इन औरतों के पास ऐसी भी चीजें हैं जो वो एटलीस्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उस इंसान से शादी करने का पछतावा है, लेकिन कम से कम उनके पास बच्चे हैं। एटलीस्ट दर्द की दवाई की तरह है। हम उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा या डिप्रेशन या नुकसान पहुंचाने वाले इमोशन से बचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे पहलू की ओर देखिए, अपने पछतावे के बारे में सोचिए और आगे आने वाले सेंटेंस को एटलीस्ट से पूरा कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर है एंटीसिपेटिंग रिग्रेट्स। 1888 के एक दिन अल्फ्रेड नोबेल उठे और उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा। उन्हें खुद को शोक समाचार वाले कॉलम में देखकर आश्चर्य हुआ। वो पूरे तरीके से जिंदा और ठीक थे, फिर भी न्यूज़पेपर का कहना था कि वो गुजर चुके हैं। असल में मरने वाले अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग थे, लेकिन एक जर्नलिस्ट से यह गलती हो गई थी। उससे बड़ा झटका उनके लिए वो हेडलाइन थी जिसमें लिखा था द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, जिसका मतलब होता है कि मौत का सौदागर मर गया। अल्फ्रेड नोबेल एक सक्सेसफुल केमिस्ट और इन्वेंटर थे। उन्होंने डेटोनेटर और ब्लास्टिंग कैप का इन्वेंशन किया था और सबसे खास डायनामाइट का, जिसे उन्होंने 1860 में पेटेंट करवाया था। नोबेल की दुनिया भर में डायनामाइट की फैक्ट्री थी और वो मल्टी मिलियनियर बन गए थे, लेकिन फिर भी उनके जीनियस होने या एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर होने को सम्मान नहीं किया गया था। उन्हें एक ऐसे लालची इंसान के रूप में बताया गया था जो लोगों को एक दूसरे को मारने का हथियार बेचकर अमीर बना था। 8 साल बाद जब अल्फ्रेड नोबेल गुजरे तब उनके विल ने सबको चौंका दिया। अपनी संपत्ति अपने परिवार वालों को देने के बजाय उन्होंने उसे एक ऐसे प्राइस के लिए दान दे दिया था जो उन लोगों को दिया जाएगा जो ऐसा कुछ करेंगे जिससे इंसानियत को बहुत फायदा पहुंचेगा, जिसे आज नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाता है। अल्फ्रेड नोबेल नहीं चाहते थे कि उन्हें इस तरह से याद रखा जाए। उन्होंने अपने पछतावे का अंदाजा लगाया और अपने व्यवहार को बदला। हम पास्ट के पछतावे को देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि हमने क्या किया या क्या नहीं किया, लेकिन हम अपने फ्यूचर को इमेजिन भी कर सकते हैं
और अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें क्या पछतावा होगा, फिर हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। जेफ बेजोस अमेजन के फाउंडर और चेयरमैन हैं। उन्होंने रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क नामक कॉन्सेप्ट बनाया। 1990 में बेजोस एक फाइनेंशियल फर्म में काम कर रहे थे। वो बहुत अच्छा कर रहे थे और बहुत कमा भी रहे थे, लेकिन इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा था और उन्होंने ऑनलाइन बुक्स बेचने का बड़ा मौका देखा। बेजोस ने अपना प्लान अपने बॉस को बताया। उनके बॉस ने उन्हें उनका आखिरी फैसला लेने के लिए 2 दिन का समय दिया। क्या बेजोस को अपनी हाई पिंग जॉब छोड़कर एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए? इस तरह से उन्होंने रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क के बारे में सोचा। जब वो 80 साल के होंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे तो बेजोस अपनी जिंदगी के इस पल के लिए पछताना नहीं चाहते थे। वो अपने पछतावे को कम से कम करना चाहते थे। बेजोस को पता था कि इंटरनेट में कुछ ना बना पाने का पछतावा उन्हें बाद में होगा। उन्हें कोशिश ना करने का पछतावा होगा जो हर दिन उनका पीछा करेगा। पछतावे का अंदाजा लगाने के लिए उनके फैसले लेना आसान हो गया। बेजोस ने अपना जॉब छोड़ा और अमेजॉन की शुरुआत की। डैनियल ने बेजोस के रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क में थोड़ा बदलाव करके रिग्रेट ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क बनाया। ये हमें हमारे पछतावे का अंदाजा लगाकर सही फैसला लेने में मदद करता है। पछतावे खास 4 तरह के होते हैं। उन्हें उनके पीछे के कारणों के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। फाउंडेशन रिग्रेट्स या पछतावे जिंदगी के बड़े पहलुओं से जुड़े होते हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन या फाइनेंस। हमें जिंदगी में स्टेबिलिटी के एहसास की जरूरत होती है, इसलिए हमें एक हेल्दी शरीर, माइंड और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत होती है। अगर हमारे पास ये फाउंडेशन नहीं होंगे तो हमारे लिए दूसरे गोल्स को हासिल करना मुश्किल होगा। ऐसे फेलियर जिनका कारण हेल्थ, एजुकेशन या फाइनेंस होता है, उससे हमें फाउंडेशन रिग्रेट्स होते हैं। हमारी जिंदगी में स्टेबिलिटी जरूर है, लेकिन कई बार हमें बोल्ड होने और रिस्क लेने की भी जरूरत होती है। बोल्डनेस रिग्रेट्स उन मौकों को लेकर होता है जिसका हम फायदा नहीं उठा पाए, जैसे नया बिजनेस शुरू नहीं करना, अपने पैशन को फॉलो नहीं करना या अपने सच्चे प्यार को पाने की कोशिश नहीं करना। मॉडल रिग्रेट गलत काम करने से होती है। साधारण तौर पर हम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें पछतावा होता है। मॉडल रिग्रेट्स का एग्जाम्पल है टेस्ट में चीटिंग करना, किसी के साथ रिश्ते में होते हुए उसे चीट करना या अपने बिजनेस पार्टनर से झूठ बोलना। कनेक्शन रिग्रेट्स हमारे पेरेंट्स, लाइफ पार्टनर, बच्चे, भाई बहन, दोस्त, क्लासमेट्स या कलीग के साथ हमारे रिश्ते के कारण होता है। जब हम उन रिश्तों को डैमेज करते हैं या ऐसे रिश्ते बनाने में फेल होते हैं तब हमें पछतावा होता है। रिग्रेट ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क इस तरह से काम करता है। बड़े या मेन पछतावे का अंदाजा लगाने के लिए आपको समय देना चाहिए, लेकिन उस पछतावे का अंदाजा लगाना बेकार है जो फाउंडेशन, बोल्डनेस, मोरल या कनेक्शन रिग्रेट्स में नहीं आते। ऐसा करना बस आपकी चिंता और स्ट्रेस को बढ़ाएगा। जैसा आप कोई फर्नीचर या मशीन खरीद रहे हैं, ये किसी भी खास पछतावे में नहीं आता है। इस फैसले से आपको लंबे समय में परेशानी नहीं होगी। अपना फैसला लीजिए और आगे बढ़िए, आप ठीक रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे पछतावे से डील कर रहे हैं जो उन खास पछतावे में से एक है, तो खुद को आज से 5 साल, 10 साल या 50 साल आगे इमेजिन कीजिए। क्या आप रिस्क लेंगे? क्या आप वो करेंगे जो सही है? वो कौन सी चॉइसेस है जो आपके हेल्थ, एजुकेशन और फाइनेंस को बेहतर बनाती है? इन सब पछतावे का अंदाजा लगाइए और ऐसा ऑप्शन चुनिए जो इन सभी को जितना हो सके उतना कम करता है। आप रोज हजारों फैसले लेते हैं, उनमें से कुछ जरूरी होते हैं और कुछ नहीं। जब आप उनका अंतर समझते हैं तो आपका फैसला लेना आसान हो जाता है। और अब कंक्लूजन। सबसे पहले आपने सीखा कि पछतावे हमें इंसान बनाते हैं। सिर्फ इंसान ही अपने माइंडसेट में पास्ट या फ्यूचर में जा सकता है। सिर्फ इंसान ही ऐसी घटनाओं की कहानी बना सकता है जो कभी घटी ही नहीं है। पछतावा बाकी सभी नेगेटिव इमोशन से अलग है, क्योंकि इसमें हम सिचुएशन को कंपेयर करते हैं और सिर्फ खुद को दोष देते हैं। दूसरा, हमने सीखा कि क्यों पछतावा हमें बेहतर बनाता है। पछतावे के कारण हम खुद को, अपने फैसलों को और जिंदगी के लिए हमारे नजरिए को इंप्रूव करना सीखते हैं। तीसरा, आपने सीखा कि पछतावे के बारे में आप क्या कर सकते हैं। आप या तो माफी मांग सकते हैं या सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर ये दोनों ही चीजें नहीं हो सकती तो आप चीजों के अच्छे पहलू को देख सकते हैं। पछतावे से डील करने के कुछ टिप्स हैं, खासतौर पर उन चीजों के लिए जो आप करना चाहते थे।
अपने पछतावे को दूसरे लोगों के साथ बांटिए, अपनी कहानी लोगों को बताइए। आप एक जर्नल भी लिख सकते हैं। इसके लिए खुद को सजा मत दीजिए, खुद के दयालु बने रहिए। आपने जो सीखा है उस पर ध्यान दीजिए, एक ब्रेक लीजिए और खुद को हील होने दीजिए। हम सबको पछतावा होता है, ये जिंदगी का हिस्सा है। हमें उम्मीद है कि इस समरी ने आपको बेहतर महसूस कराया होगा। बीते हुए कल से निकलकर आगे बढ़ें और अपनी गलतियों से सीखें। अभी आप जो कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए ताकि आप फ्यूचर में होने वाले पछतावों को कम कर सके। और इसी मोड़ पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है, जिसका एसेंस यही है कि पछतावों से भागना या नो रिग्रेट्स जैसी फीलिंग रखना सच में मुंह मोड़ने जैसा है। गलतियां हर एक से होती है। उन गलतियों को, उस पछतावे को एक्सेप्ट करके आप चीजों को कनेक्ट करने के लिए पहली स्टेप लेते हैं। यही जिंदगी जीने का एक तरीका है जो आपको आज और आने वाले कल में और बेहतर बनाएगा। यह मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या रही, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल और सुनते रहिए समरी फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।